वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर एंड आई बिलीव आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर भी लिए हैं। आप जानते हैं कि हमने जो मेजर चैलेंजेस थे पार्टीशन से रिलेटेड हमने वो पढ़ लिया है और किन कारणों से बंटवारा हुआ, उसके क्या कॉजेस थे, उसका क्या नतीजा रहता है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया हमारे पहले वाले लेक्चर्स में। और इस लेक्चर के जस्ट पहले हमने डिस्कस करा था कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंडिया का पार्ट बनाया और जो हैदराबाद और मणिपुर के केसेस थे उनके इंटीग्रेशन को भी हमने डिटेल में स्टडी कराया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर को सम अप भी कर देगा, विच इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में जो स्टेट्स बने हैं प्रेजेंटली, अगर इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो वो किस बेसिस पर बने हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। पर अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ये भी याद होगा कि हमने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे। आपको मेहनत करने के लिए बोला था कि आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर लेकर आना था एंड आई बिलीव कि आप सभी देख सकते हैं कि आंसर्स आपके स्क्रीन पे मार्क्ड है। अगर आपके यही आंसर्स हैं तो आपने जम के अपने एग्जाम्स की तैयारी करी, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसको साइन करके कोई भी प्रिंसली स्टेट अपनी हामी भरता था, अपनी राजी मंजूरी देता था कि हाँ हम इंडिया का पार्ट बनने के लिए रेडी हैं। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर इसके बारे में हम जाने तो ये 1935 में इंट्रोड्यूस करा गया था और उसके बाद से 1947 में इसका जमकर यूज किया गया। कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर इंडिया का पार्ट बनना चाहता था तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ ज्वाइन करता था, साइन करता था। उसका मतलब क्या था कि वो प्रिंसली स्टेट है, वो रेडी है इंडिया का पार्ट बनने के लिए आफ्टर द पार्टीशन। ठीक है, कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स है, चाहे वो ट्रैवनकोर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे हैदराबाद हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर। उन सभी स्टेट्स के राजाओं ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था एंड दैट इज वाई वो अभी इंडिया के पार्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया था कि वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो प्लेबिसाइट के थ्रू इंडिया का पार्ट बना था। आपको प्लेबिसाइट वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो प्लेबिसाइट के थ्रू इंडिया का पार्ट बना था? यू कैन सी द आंसर इज जूनागढ़। लेकिन इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि जूनागढ़ क्या था और प्लेबिसाइट क्या होता है। तो बेसिकली जूनागढ़ आप मैप में देख ही सकते हैं कि इट इज समवेयर इन गुजरात। ऑलराइट, तो जूनागढ़ इज लोकेटेड इन गुजरात। अब यहाँ की स्टोरी क्या थी कि जो जूनागढ़ का राजा होता था वहां वो मुस्लिम था और जूनागढ़ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी दैट वाज हिंदू। तो उस राजा ने क्या करा कि उसने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। बट वहां की पॉपुलेशन ऐसा नहीं चाहती थी। ऊपर से क्या हुआ कि जूनागढ़ के अंदर थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए जिसकी वजह से उसे इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ी। तो क्या हुआ, वहां पे प्लेबिसाइट कंडक्ट करा गया और उस प्लेबिसाइट के अंदर लोगों ने क्या बोला दैट दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट 99.95% जो वहां की पॉपुलेशन थी उन्होंने बोला कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। मतलब इतना अच्छा रिस्पांस था, आपके कई सारे फ्लोर क्लीनर्स तक नहीं देते जितना अच्छा रिस्पांस वहां के पॉपुलेशन ने दिया किस रिगार्ड में कि उन्हें इंडिया का पार्ट बनना है। तो प्लेबिसाइट क्या होता है अब ये जान लेते हैं। प्लेबिसाइट क्या होता है कि बेसिकली एक डायरेक्ट वोटिंग कराई जाती है, लोकल पॉपुलेशन जो भी उस जगह के इनहैबिटेंट्स हैं उनमें उनका ओपिनियन पूछा जाता है रिगार्डिंग सम वेरी क्रूशियल टॉपिक। अब वो जो टॉपिक है जिसके ऊपर वो डायरेक्ट वोटिंग कराई जा रही है, उनका ओपिनियन जाना जा रहा है, वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस लाना है उससे रिलेटेड, कोई नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करने या कुछ पुराने वाले बैन करने, या फिर जैसे हम जूनागढ़ के केस का बात कर ले कि क्या वहाँ की लोकल पॉपुलेशन एक नई जगह का पार्ट बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है, या फिर हम बात करें कि क्या कोई स्टेट या कोई टेरिटरी एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर कंट्री का ही से ही सेसीड करना चाहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर क्या कंडक्ट करते हैं, एक डायरेक्ट वोटिंग जिसमें हम लोकल पॉपुलेशन की ओपिनियन पूछते हैं और इसे कहते हैं प्लेबिसाइट। ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको अच्छे से दोनों टॉपिक समझ में आ गए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया था 1935 में, और इसको रूलर ऑफ ट्रैवनकोर, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर सारे जगह के रूलर्स ने साइन किया था इंडिया का पार्ट बनने के लिए। एंड नेक्स्ट कि जूनागढ़ वो स्टेट है जो प्लेबिसाइट यानी कि एक तरह के वोटिंग के थ्रू इंडिया का पार्ट बनता है। ऑलराइट,
तो चलिए ये होगी लास्ट वीडियोस की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अपार्ट फ्रॉम सीयूईटी या तो बोर्ड, इस टॉपिक में से जमकर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना है। बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इस टॉपिक से निकलने वाले हैं। सो गेट रेडी और अपना पेन और रजिस्टर लेके नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडिया की डिवीजन थी स्टेट्स की, वो किसके बेसिस पे कर दी गई थी? ऑन द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हमने एक पर्टिकुलर टेरिटरी को एनेक्स कर लिया है, ये इस वाले टेरिटरी के बगल में है, तो इसको भी इसी का पार्ट बना देते हैं, और इस बेसिस पे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे। लेकिन इंडियंस को ये जो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड तरीका था स्टेट्स बनाने का, वो पसंद नहीं था। तो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ये डिसाइड कर लिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी उस टाइम की मोस्ट डोमिनेंट पार्टी थी, कि जब भी इंडिया आजाद होगा तो इंडिया के अंदर स्टेट्स फॉर्मेशन का बेसिस क्या होगा? इट वुड बी लैंग्वेज। लिंगुअल बेसिस पे इंडिया के स्टेट्स बनाए जाएंगे, यानी जो भाषा जिस जगह पर बोली जाती है उस चीज को दिमाग में रख के इंडिया के जो इंटरनल बाउंड्रीज है, जो स्टेट्स है, वो बनाए जाएंगे। इवन जब 1920 के अंदर कांग्रेस का नागपुर सेशन होता है, उसके भी अंदर यही प्रिंसिपल्स अपनाए जाते हैं, और उसी के बेसिस पे कांग्रेस का रीऑर्गेनाइजेशन करा जाता है 1920 में। अब जब कांग्रेस की इतनी सारी प्रोविंशियल कमिटीज बनती हैं 1920 में, तो वो किस बेसिस पे बनती है? वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनती है। जो ब्रिटिश का एक फेक से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके बेसिस पर नहीं, लैंग्वेज को दिमाग में रखकर कांग्रेस की प्रोविंशियल कमिटीज 1920 में बनाई जाती है। सो लॉन्ग बिफोर इंडिपेंडेंस डिसाइड कर लिया गया था कि इंडिया के में जो नए स्टेट्स बनेंगे, जब भी बनेंगे, उसके बनने का बेसिस क्या होगा? लैंग्वेज। की हम लैंग्वेज को दिमाग में रख के जो स्टेट की बाउंड्रीज है, इंटरनल बाउंड्रीज जो है इंडिया की, वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें फ्रीडम मिल जाती है, जब हम आज़ाद हो जाते हैं, तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करने में थोड़ा सा डरने लग जाते हैं। अब इसका क्या कारण है? तो बेसिकली अभी अभी देश का बंटवारा होके हटा है। जब हमने देश का बंटवारा करा था कम्युनिटीज के बेसिस पे, हिंदूज और मुस्लिम्स के बेसिस पे, अगर तब इतना ज्यादा ब्लडशेड हुआ, तो अगर हम देश का दोबारा इंटरनल बाउंड्रीज ही चाहे क्यों ना बना रहे हो, दोबारा बंटवारा करें लैंग्वेज के बेसिस पे, तो फिर क्या चांसेस है कि दोबारा से वायलेंस एरप्ट हो सकते हैं, और गवर्नमेंट बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी तो प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम खत्म ही हुई थी, इतने मुश्किल से तो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के पार्ट बने हैं, और अगर हम दोबारा इंडियन स्टेट्स को और ज्यादा डिवाइड करने का सोचने लग जाएंगे, तो हम आगे डेवलपमेंट की राह पर कब चलेंगे? ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो नेक्स्ट रीजन जिसके वजह से हम नहीं अग्री कर पा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट नहीं एक 100% श्योरिटी दे पा रही थी कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे आगे स्टेट्स बनाने वाले हैं। ऑलराइट, तो जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बन रहे हैं, उस टाइम पर क्या होता है? 1951 के अराउंड एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है साउथ इंडिया के अंदर, जहां पर डिमांड करी जाती है एक नए स्टेट की फॉर्मेशन की, कि ये जो एग्जिस्टिंग मद्रास का प्रोविंस है, यू कैन सी ये जो रेड रीजन है आपके मैप के ऊपर, ये पूरा मद्रास का रीजन था 1951 के टाइम पे। तो जो मद्रास रीजन में स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है, अब वो इतना बड़ा स्टेट आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कर्नाटका के भी पार्ट्स आ रहे हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत सारे रीजन है जो 1951 में मद्रास प्रोविंस के पार्ट थे। तो जो उस टाइम पर वहां की तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, उन्होंने क्या बोला कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उसको सेपरेट कर दिया जाए मद्रास प्रोविंस से, और उसको क्या बना दिया जाए? उसको बना दिया जाए आंध्र प्रदेश। अब इसके लिए जो मूवमेंट स्टार्ट होता है उसका नाम क्या पड़ता है? विशाल आंध्र मूवमेंट, कि वो एक अलग से आंध्र प्रदेश बनाना चाहते हैं तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अब इस मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है पोती श्रीराम उलू, वो एक हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। अब अगर इनके बारे में बात करें, पोती श्रीराम उलू, तो ये कौन है? ये हमारे साउथ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है। ही वॉज अ गांधीयन, ये गांधी जी को फॉलो करते थे। अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी इन्होंने सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड इन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी साउथ इंडिया में या कहीं कहीं इंडिया में कंडक्ट कराए थे। सो इन्होंने क्या करा, 1946 के अंदर भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट करी थी कि दलित्स जो है उनको एंट्री मिले नॉर्मल प्लेसेस में, मंदिर वगैरह में। अब जब विशाल आंध्र मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें इनका क्या रोल था कि ये एक
फास्ट एंड टू डेथ पे बैठते कि एक अलग से आंध्र प्रदेश कार्व आउट करो मद्रास से। अब इनकी डिमांड फुलफिल नहीं की जाती है एंड अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 56 डेज ये हंगर स्ट्राइक पे फास्ट पे बैठते हैं विच अल्टीमेटली कॉज्ड हिज लाइफ। इनकी डेथ हो जाती है उस फास्ट में। ये जब इनकी डेथ होती है तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस स्टार्ट हो जाता है साउथ इंडिया में। जो वहाँ के एमपीज एमएलएज हैं वो भी रिजाइन करने लग जाते हैं कि हमारी एक बेसिक सी डिमांड है हमारे भले के लिए, अगर गवर्नमेंट वो भी नहीं फुलफिल कर पा रही है तो हमें नहीं पार्ट होना है इस इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का। और इस वजह से वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि इन दिसंबर 1952 जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना कंसेंट दे देती है, वो अग्री कर जाती है और हमारा आंध्र प्रदेश एक स्टेट बनके अलग हो जाता है। सो अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन स्टेट जो बनता है लैंग्वेज के बेसिस पे तो वो कौन सा है हमारा आंध्र प्रदेश। कहाँ से निकला है वो उस टाइम के मद्रास प्रोविंस से निकला है। कौन सा लीडर था जो फास्ट पे जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, उनका नाम है पोती श्रीराम उलू। और वो कौन सा मूवमेंट था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, तो वो है विशाल आंध्र मूवमेंट। विशाल आंध्र मूवमेंट के वजह से आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जब इंडिया के अंदर एक स्टेट बन गया लैंग्वेज के बेसिस पे तो जो बाकी स्टेट्स थे उनके भी अंदर ये आइडिया आ गया कि अगर आंध्र प्रदेश बन सकता है लैंग्वेज के बेसिस पे तो हमने भी तो देश का नमक खाया है, हम भी तो इसी देश के निवासी है, क्यों ना हम भी अपने लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करने के लिए या तो हम भी अपने स्टेट की बाउंड्रीज लैंग्वेज के बेसिस पे क्यों ना बनवा ले। तो बहुत सारे बाकी रीजन जो थे इंडिया में वो भी डिमांड करने लग जाते हैं कि एक सेपरेट स्टेट कार्व आउट करो उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में से भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब इंडियन गवर्नमेंट हेजिस्टेंट थी इस डिमांड को लेकर। अल्टीमेटली वो क्या करती है कि वो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है। ऑलराइट, तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है 1953 में बनती है, जो कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। ऑलमोस्ट 1955 के अराउंड वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है और ये कमीशन और उसकी रिपोर्ट्स दोनों इस बात पे अग्री करते हैं कि इंडिया के अंदर अगर स्टेट्स बनने चाहिए एट प्रेजेंट तो वो बनने चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है 1953 में। किस लिए बनाई जाती है ये कमीशन? इसलिए बनाई जाती है कि ये डिटरमाइन करके बता सके कि इंडिया के अंदर जो नए स्टेट्स बनाने हैं वो किस बेस पे बनाया जाए, किस क्राइटेरिया को दिमाग में रखकर इंडिया के आगे स्टेट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वही बात कहती है जो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे डिमांड कर रही थी कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया की पॉपुलेशन बननी चाहिए, इंडिया के जो नए स्टेट्स हैं वो बनने चाहिए। तो जब ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर देती है, अपने रिपोर्ट से पेश कर देती है, तो 1956 के अंदर, रिमेंबर द ईयर, 1956 के अंदर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है। ये दोनों ईयर्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। 1953 के अंदर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है। 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है। ऑलराइट, वेट, I'll add it here, this will be clear। तो स्टेट 1953 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है। ऑलराइट, अब जब ये एक्ट पास होता है तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं। अभी तो इंडिया के अंदर खैर बहुत ज़्यादा स्टेट्स, ऑलमोस्ट डबल है, उसके 28 हो चुके हैं एंड यूनियन टेरिटरीज भी 8 है। तो अगर आप इस मैप को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो जाता है उस टाइम पे इंडिया का क्या स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी कि उस टाइम पे गुजरात और जो ये आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है वो एक कंबाइंड स्टेट हुआ करता था। दिस वॉज अ बायलिंगुअल स्टेट, और मतलब बायलिंगुअल यानी दो लैंग्वेज को इकट्ठा सोचकर इन्होंने एक स्टेट बना दिया, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि चलो एक स्टेट बना देते हैं और यहाँ पे दो लैंग्वेज बोली जाएंगी, एक गुजराती थी और एक मराठी थी। पर ये इनका फॉर्मूला कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता है और 4 साल के अंदर ही इन्हें सेपरेट गुजरात और महाराष्ट्र के स्टेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ का रीजन है वो कंबाइंड था। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें इस टाइम पे डिटेल में तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आप देख सकते हैं कि एज सच कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मेनली कोई स्टेट था तो वो असम ही था 1956 के अंदर। ऑलराइट, तो ये रहे नेम ऑफ द स्टेट्स जो 1956 में बनते हैं। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं
जो यूनियन टेरिटरीज 1956 में इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। सो ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप एट द टाइम ऑफ 1956, जब कौन सा एक्ट पास हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। इसको पास करा था किस कमेटी के बेसिस पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पे, जो कि 1953 में बनाई गई थी। ऑलराइट, ये है नेक्स्ट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस बेस पे इंडिया में स्टेट्स बनते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला इंडिया में स्टेट बनता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे जो बन रहा है, दैट इज आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, आंध्र प्रदेश के हमने स्टोरी अच्छे से डिस्कस कर ली है कि विशाल आंध्र मूवमेंट की वजह से आंध्र प्रदेश बनता है, और उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गांधीयन लीडर जिनका नाम है पोटी श्रीरामुलु, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुजरात और बॉम्बे के स्टेट्स बनते हैं 1960 में। ये 1956 में जब एक बायलिंगुअल स्टेट बनता है, पहले ही बोला बॉम्बे, बॉम्बे जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज नाउ मुंबई। बॉम्बे जो था वो बेसिकली एक स्टेट था, और मुंबई तो बस एक पर्टिकुलर रीजन है। तो बॉम्बे एक बायलिंगुअल स्टेट था, वहां पे गुजराती और मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन इकट्ठे रहते थे। ये इनका सक्सेस फॉर्मूला अच्छे से रन नहीं कर पाता है, जिस वजह से 4 साल बाद इन स्टेट को बाइफरकेट यानी डिवाइड किया जाता है, 2 टुकड़े होते हैं, गुजराती स्पीकिंग के लिए गुजरात बन जाता है और मराठी स्पीकिंग के लिए महाराष्ट्र बन जाता है। 1963 में नागालैंड बनता है आसाम में से। अब नागालैंड बनने का एक सिंपल सी रीजन था कि 1962 के अंदर इंडो चाइना वॉर होती है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रबल आ जाती है। तो इट वॉज ईजी एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि नॉर्थ ईस्ट को भी थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे शेप में, अच्छे फॉर्म में लाया जाए कि हम उनके ऊपर उस रीजन पे अच्छे से ध्यान दे सके। तो 1963 के अंदर नागालैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर 1966 के अंदर जो हमारा पंजाब स्टेट है उसके टुकड़े किए जाते हैं। अब ये भी लैंग्वेज के बेसिस पे ही होता है, बट इसका लैंग्वेज के बेसिस पे बंटवारा करना बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर हम पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन को अलग कर रहे हैं तो मोर और लेस हम सिख्स को भी अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ज्यादा पंजाबी कौन बोलते हैं। अगर एक रिलीजन की बात करें तो दैट इज सिखिज्म, सिख्स जो है वो ज्यादा पंजाबी बोलते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेजिस्टेंट थी पंजाब स्पेसिफिकली अलग से पंजाबी स्पीकिंग रीजन बनाने के लिए, बट अल्टीमेटली 1966 के अंदर जो हिंदी स्पीकिंग रीजन था हरियाणा, वो अलग से कार्व आउट कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाका और वहाँ पे काइंड ऑफ हिंदी ही बोली जा रही है, उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है, और उसके 4-5 साल बाद हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बना दिया जाता है। तो पंजाब और हरियाणा बनते हैं 1966 से। पंजाब इज फॉर पंजाबी स्पीकिंग, और हरियाणा में क्या बोलते हैं, हिंदी। दोनों की एक कॉमन कैपिटल होती है जिसका नाम है चंडीगढ़। ऑलराइट, 1971 में हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, और वो एक यूटी से अपग्रेड हो जाता है, यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड होके एक स्टेट बन जाता है इंडिया का। ठीक है, फिर 1972 आता है, और 1972 के अंदर इंडिया की में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो असम है उसके अंदर से एमएमटी को कार्व आउट किया जाता है एज इंडिपेंडेंट स्टेट। एमएमटी यानी यानी मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ऑलराइट, तो 1972 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया के अंदर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नए स्टेट्स बनते हैं। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये उसी टाइम पर बनाए जाते हैं। इन 1975 सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। पहले वो सिक्किम की स्टोरी क्या है कि वो एक इंडिया का प्रोटेक्टरेट स्टेट होता था, यानी इंडिया का जो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें थी सिक्किम को प्रोवाइड करना, इंडिया वो सारी चीज़ें ध्यान देता था। फिर 1975 में सिक्किम इंडिया का एक फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है। गोवा की स्टोरी क्या आती है कि गोवा पहले एक यूनियन टेरिटरी होता था जब उसको पोर्टुगीज छोड़कर जाते हैं। जब 1987 के अंदर 1987 में गोवा को फ्रॉम यूटी एक स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है, और दैट इज द सेम ईयर जब दोबारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में ही बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर 2000। ईयर 2000 बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्यों? क्योंकि अब इंडिया के अंदर 3 स्टेट्स बनते हैं इस ईयर में, लेकिन ये जो स्टेट्स बनते हैं ये उस बेसिस पे नहीं बन रहे जिस पे पहले इंडिया में स्टेट्स बने थे। लैंग्वेज के बेसिस पे यानी ये स्टेट्स नहीं बन रहे हैं, ये स्टेट्स बनते हैं कल्चर के बेसिस पे। या तो ये स्टेट बोलते हैं कि हमारे ऊपर, हम जो एक स्पेसिफिक रीजन है यहाँ के इंडिया के, हमारे ऊपर ज़रा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम
भली मध्य प्रदेश को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है छत्तीसगढ़ में जो करंटली उसका पार्ट है, उस पर वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। तो इस कारणों से 2000 के अंदर झारखंड, उत्तरांचल जिसको रीनेम करते और उत्तराखंड बना देते हैं, और छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें झारखंड, तो ये निकलता है हमारे बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन सेपरेट करके, मध्य प्रदेश से निकलता है छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी रीजन थे वहां से बनता है उत्तरांचल, जिसको रीनेम करके बनाया जाता है उत्तराखंड। सो दिस इज हाउ इंडियन स्टेट्स वर फॉर्म्ड। किस सीक्वेंस से बनते हैं, किस बेसिस पे बनते हैं। अभी बहुत लेटेस्टली इंडिया के अंदर एक और स्टेट बना है जिसका नाम है तेलंगाना, और ऐसी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि और भी आगे इंडिया में स्टेट्स बन सकते हैं। कुछ रीजन है उत्तर प्रदेश में, कुछ रीजन है महाराष्ट्र या गुजरात साइड, जो कि डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेटहुड की, चाहे वो हरित प्रदेश हो, चाहे वो सौराष्ट्र हो। उनका क्या कहना है कि हमें भी एक अलग से स्टेट बना दो, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज अलग है, या तो हमारे ऊपर ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम जिस स्टेट का पार्ट है उनके बिहाफ पर। सो ये ऐसे रीजन है जहां पर अभी भी डिमांड्स हैं किस चीज़ के लिए, स्टेटहुड की रिकग्निशन के लिए। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर होमवर्क आज का। आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और आपको जितने भी फैक्ट्स आपके साथ हमने शेयर करे आप वो अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आज हमने डिस्कस कराया था। क्वेश्चन इज तेलंगाना। जो तेलंगाना इंडिया का लेटेस्ट स्टेट बना है वो किस ईयर में फॉर्म किया गया था। ऑलराइट, अगर आप उसका डेट भी बता रहे इट वुड बी वेरी गुड। अदरवाइज क्वेश्चन में फिलहाल आपसे मैंने ईयर पूछा है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि दैट व्हेन वाज तेलंगाना फॉर्म। एंड नेक्स्ट जो हमने आंध्र प्रदेश की स्टोरी पढ़ी थी, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, उनकी डेथ कब होती है आपको ये बताना है कि कौन सी डेट थी जब उनके 56 डेज फास्ट के खत्म होते हैं, अल्टीमेटली विच कॉज्ड हिज डेथ। ऑलराइट, तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर कोई भी मुश्किल आए तो आप दोबारा इन वीडियोस को देखकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। सिंपल सा रीज़न यही है कि आपकी लाइक वीडियोस की एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, और आपको जब भी पढ़ने का मन करेगा आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।